अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और ये सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर है। हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये ज़ूलॉजी का पेपर है, बॉटनी का तो मैं डिस्कस करवा चुका हूँ ना। अगेन इसका जो टाइम है वो है 1 आवर। हालांकि ये मेजर जो है उसके अंदर आता है, सेकेंड ईयर के अंदर ज़ूलॉजी मेजर होता है, तो बॉटनी के अंदर जो है उन्होंने पूरा टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का। और इसका जो टोटल टाइम है वो 1.5 घंटा है, जिसमें से इस सेक्शन को इन्होंने 1 घंटा दिया हुआ है। बट खैर लेट्स सी, चूँकि उन्होंने बॉटनी के अंदर क्वेश्चन भी 2 रखे हैं इसके अंदर इन्होंने, बट अगेन पार्ट्स तो 2 ही रखे हैं। बट चलें देखते हैं क्या सीन किया है इन्होंने। तो प्रीवियसली ज़ूलॉजी का जो पेपर होता था उसके अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते थे, और ये तकरीबन चूँकि ज़ूलॉजी मेजर होता है सेकेंड ईयर के अंदर, तो ये तकरीबन 7-7 नंबर के थे, तो तकरीबन 14 नंबर का ये सेक्शन होता था। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 2 तरह के क्वेश्चन आते थे, 2-2 मार्क के क्वेश्चन होते थे सारे, लेकिन एक नॉन रीजनिंग होते थे और एक रीजनिंग होते थे। नॉन रीजनिंग अराउंड मेरे ख्याल में 6-7 करने होते थे या 10 करने होते थे, मुझे याद नहीं आ रहा। रीजनिंग अराउंड जो है वो 5-6 करने होते थे। ठीक है, अब सिनेरियो ये है, और इसके लिए पूरा टाइम दिया जाता था, यानी 2 घंटे का पेपर होता था, और इसमें से 20 मिनट अगर एमसीक्यू के निकाल दें तो आपके पास 1 घंटा जो है 1 घंटा 40 मिनट बचते थे। तो उसमें सिनेरियो ये होता था कि मैं कहता था कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर लगा लें 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट में हो गए 2 लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये 40 मिनट हो गए, और 20 मिनट में एमसीक्यू हो गए, तो ये 60 मिनट आपके लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू में निकल गए। अब बच गए शॉर्ट क्वेश्चन। तो चूँकि ये दोनों जो हैं वो सेम मार्क के हैं, तो आपने करना ये है कि दोनों को जो है वो सेम टाइम देना है, तो 5 मिनट दें हर क्वेश्चन को। हाँ, तो मुझे याद आ रहा है कि कुल मिला के तकरीबन 10 या 11 क्वेश्चन करने होते थे। अगर 5 रीजनिंग क्वेश्चन है तो 6 नॉन रीजनिंग क्वेश्चन होते थे, तो 11 क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें 5-5 मिनट देते हैं तो ये तकरीबन टाइम बनता है 5 × 11 55 मिनट्स, तो 5 मिनट पहले आपका पेपर हो जाता। अच्छा, अभी सिनेरियो ये है कि बजाय 2 क्वेश्चन करने के 1 क्वेश्चन करना है, लेकिन उसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब उस एक क्वेश्चन के ही कुल मिला के 9 मार्क्स है, लेकिन उसको अगर आप तोड़ें तो इसका एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है और एक छोटा क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन के 5 नंबर हैं और छोटे क्वेश्चन के 4 नंबर हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें अगेन 2 तरह के क्वेश्चन है, एक रीजनिंग और एक नॉन रीजनिंग। अच्छा, यहाँ पे आपने करने हैं कितने, 4 रीजनिंग में से करने हैं। 4 क्वेश्चन आपने रीजनिंग में से करने हैं, क्योंकि मैंने बताया ये मेजर में आता है, ज़ूलॉजी का सेकेंड ईयर में मेजर में आता है, और 3 आपने नॉन रीजनिंग में से करने, यानी इसमें से आपने 4 करने। तो हर एक जो है वो 2 नंबर का है। ठीक है, तो 2 × 4 ये 8 नंबर यहाँ से आ गए आपके, और नॉन रीजनिंग में से आपने 3 करने हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बन गए आपके 6 मार्क्स। तो 8 और 6 14 मार्क्स हो गए। अच्छा, अब अगर टाइम डिवीज़न की बात करें तो मैंने कहा था प्रीवियसली, मैं कहता था कि 20-20 मिनट आप एक लॉन्ग पे लगाएं, तो अगर आप यहाँ पर 20-20 मिनट लगाएंगे, आपके पास टोटल 1 घंटा है, तो 40 मिनट तो आपके यहाँ निकल जाएंगे। खाली 20 मिनट में आपको 4 और 3 7 क्वेश्चन शॉर्ट निपटाने, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कुल मिला के इस पर जो टाइम लगेगा वो 30 मिनट्स है। ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम आपने इस पर लगाना है। अब 30 मिनट्स के अंदर किस तरह से डिवीज़न होगी, तो जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है बड़ा क्वेश्चन, उस पर आप लगा लें 20 मिनट, और जो क्वेश्चन 4 मार्क का है ये छोटा होगा, इस पर आप लगा लें 10 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर आपने ये दोनों निपटाना है। अच्छा, अब इधर अगर आ जाएं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। अब आपने देखें, अगर तो 1.5 घंटे का पेपर है और उन्होंने पूरे 30 मिनट लगाए हैं एमसीक्यू पे, चूँकि एमसीक्यूज़ इस बार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 1-1 नंबर का एमसीक्यू है। प्रीवियसली जो है वो हाफ नंबर का एमसीक्यू हुआ करता था। तो अगर उन्होंने आधा घंटा पूरा लगा लिया है और पूरा 1 घंटा मिला आपको सिर्फ, तो फिर तो ये स्कीम फॉलो करें। बट अगर एमसीक्यू में से भी कुछ टाइम बच जाते तो आपको एडिशनल टाइम मिलेगा। तो आधा घंटा आपका एमसीक्यू में चला गया। ठीक है, 30 मिनट्स एमसीक्यू में चले गए, 30 मिनट्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन में निकाल दिया। अब आपके पास कुल मिला के 30 मिनट्स बचे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो मैंने बताया 5 मिनट जो है वो हर एक क्वेश्चन को दें। तो अगर आप 5 मिनट देंगे तो आप 6 क्वेश्चन निपटा सकेंगे। ठीक है, जबकि आपको करने हैं 7 क्वेश्चन, तो 5 मिनट आपको ऊपर मिल ही जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन 5 मिनट में नहीं होते, तकरीबन 4.5 मिनट दे दें। 4.5 मिनट दे दें अगर आप हर सवाल को, तो हर एक में से आपके पास आधा मिनट बच जाएगा, तो 3-4 मिनट आपके पास आ जाएंगे, जिसमें आप 7वां क्वेश्चन निपटा सकते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन को देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास पहला है कि थर्मोरेगुलेशन को डिफ़ाइन करना है और एक्सप्लेन करना है थर्मोरेगुलेशन। ये पूरा लंबा क्वेश्चन है जो पहले भी आया करता था। पहले ये 7 नंबर के लिए आया करता था, अब इन्होंने दिया है 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये वही पूरा क्वेश्चन है। बाकी होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लेवर, ये छोटा सवाल है, ये 7 मिनट के अंदर भी निपटाया जा सकता है। एक पॉइंट लिखना है, तकरीबन 6-7 पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है।
बस ये है कि हेडिंग डाल के थोड़ा बहुत जो है वो उसके अंदर ऐड करना है। तो ये किया जा सकता है 10 मिनट में किया जा सकता है, 20 मिनट में आराम से किया जा सकता है, क्योंकि उसको तो आप 20 मिनट ही दे रहे हैं ना, जितना हमने डिसाइड किया था पहले भी। तो इस तरह है ये। अच्छा, बाकी डायग्राम जो है जहाँ जहाँ नेसेसरी है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ बनानी है, इनमें कोई डायग्राम नहीं है। तो यूजुअली मैं तो हमेशा ये कोशिश किया करता था कि बिना डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादा निपटा लूँ, क्योंकि मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, देख तो लिया होगा आपने। ना डिफाइन मसल्स एंड डिस्क्राइब इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्कैडल मसल। अब ये जो स्ट्रक्चर है स्कैडल मसल का, इसमें आपको बनानी पड़ेगी, डायग्राम बनानी पड़ेगी, और इसी के साथ मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो ये पूरा एक लंबा क्वेश्चन बन रहा है, तो ये अटैम्प्ट किया जा सकता है। ओवेरियन साइकिल को डिफाइन करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस बनाने विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, तो यहाँ पर भी डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब इसमें लगेगा टाइम पूरी एक्सप्लेन करने में मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद डायग्राम बनाने में। या अगर इसे देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब इसमें डायग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो ये बेटर क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लिखना है, ब्रेन की डायग्राम नहीं बनानी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, तो इसके अंदर सिंपल डायग्राम जो सेल की डिवीजन है वो दिखानी होगी। तो कोई एक क्वेश्चन करना है जिसके 2 पार्ट्स हैं, तो किया जा सकता है 30 मिनट्स के अंदर, ईजी है ना। रीजनिंग और नॉन रीजनिंग के अंदर देखें तो हर एक सवाल को तकरीबन 4 से 5 मिनट का एवरेज रख लें, इनके दरमियान में टाइम देना है। तो कोई सवाल 5 मिनट में पूरा होगा, कोई सवाल 4 मिनट में हो जाएगा, तो बीच में टाइम आपके पास बच जाएगा। तो रीजनिंग के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो नहीं, खैर मल्टीपल वीडियोस बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोशिश करूंगा मैं चैप्टर वाइज बना लूँ, तो रीजनिंग के ऊपर बात होगी काफ़ी डिटेल में। फ़िलहाल मैं सिर्फ सुपरफिशियली बता रहा हूँ कि किस तरह से आंसर होता है ना। रीजनिंग के अंदर ये पूछा जाता है कि भाई कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है उसका। तो वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड करने वाला ये होता है, ये चेक करता रहता है, जब इसको चेंज मिलता है तो फिर मैकेनिज्म से स्टार्ट करवा देता है। वाई डू फ्रेश वाटर फिशेज एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन एंड मरीन फिशेज एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि फ्रेश वाटर के पास पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें पानी निकालना होता है, तो उनका यूरिन डाइल्यूट होता है, जबकि मरीन फिशेज के पास पानी जो है वो कम होता है, उन्हें पानी हासिल करने में मसला होता है, तो इसलिए वो बचाती हैं पानी। वाई मॉडरेट फॉर्म ऑफ फीवर इज गुड, क्योंकि मॉडरेट फीवर जो होता है, लो ग्रेड फीवर जो होता है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो हिंडर करता है, उसमें प्रॉब्लम्स कॉज करता है, और हमारे जो रिपेयर वाले सेल्स होते हैं उनको जो है वो क्या कहते हैं, हेल्प करता है बेटर काम करने में। वाई कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइडेड एंड इनवॉलंटरी नेचर, कार्डियक मसल्स स्ट्राइडेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर भी जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज हुए हुए होते हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर नहीं अरेंज होते, लेकिन स्कैडल और कार्डियक मसल्स के अंदर अरेंज होते हैं। इनवॉलंटरी इन नेचर जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनको जो सप्लाई मिलती है वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मिलती है, जबकि एक तो इसका मैसेज इसके अपने अंदर से जनरेट होता है, तो इसे हम ऑटोनॉमस कहते हैं, और दूसरा इसको जो सप्लाई मिल रही होती है वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मिल रही होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से नहीं मिलती। दैट इज़ वाई इनवॉलंटरी होता है। ना व्हाट कॉजेज एब्नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्समैन के अंदर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जो कि एब्नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैसे फैसिलिटेट करता है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन गुब्बारे की तरह होता है, उसके दरमियान उसके अराउंड मसल्स होते हैं, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन से होता है कि गुब्बारा साइज में बड़ा और छोटा होता है, तो वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। यूट्रॉफिकेशन कहते हैं एल्गल ब्लूम को, किसी जगह पर किसी पानी के ज़ख़ीरे में, पॉन्ड वगैरह में एल्गी बहुत तेज़ी से अगर ग्रो कर जाएँ तो वो कवर कर लेते हैं पूरी सरफेस को, और जो अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो उनके अंदर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, तो जो मरीन कह रहा हूँ, जो एक्वाटिक लाइफ है अंदर वो मरने लगती है। तो ये यूट्रॉफिकेशन या एल्गल ब्लूम कहलाता है, और ये इस वजह से होता है अगर कहीं से फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बहते हुए चले गए पानी के अंदर, तो वहाँ पर एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, फिर उन्हें खाने बैक्टीरिया आता है। खैर मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, चैप्टर नंबर आई थिंक 13 में है, ये 13 में या 11 में है, 13 में आई थिंक। वाई नर्वस कोऑर्डिनेशन इज क्विक एज कम्पेयर टू द केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट होता है, जिसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द केमिकल, जो कि ब्लड के जरिए ट्रैवल करता है। सो वाई पार्थेनोजेनेसिस इज कंसिडर्ड एज सेमी सेक्सुअल, बिकॉज पार्थेनोजेनेसिस के अंदर दो पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और चूँकि एक गैमेट, तो इसलिए हम उसे कहते हैं एसेक्सुअल, लेकिन चूँकि गैमेट की इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसे कहते हैं सेक्सुअल। नाउ व्हाई आइडेंटिकल ट्विन्स आर सिमिलर बट फ्रेटर्नल ट्विन्स आर नॉट, बिकॉज आइडेंटिकल ट्विन्स का डीएनए एक जैसा होता है, फ्रेटर्नल्स का नहीं होता। हाउ हार्माफ्रोडाइट कंडीशन इज एडवांटेजेस फॉर द पैरासाइटिक मोड, पैरासाइटिक मोड के अंदर आप बॉडी किसी की बॉडी के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे पार्टनर ढूंढना मुश्किल होता है, तो आपके पास अगर दोनों गैमेट्स बनाने की एबिलिटी है तो बहुत फ़ायदा है।
हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प इन सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम मैच कर सकते हैं क्राइम सीन से लिया हुआ सैंपल। ठीक है, तो ये सुपरफिशियल मैं बहुत बता रहा हूँ, इंशाल्लाह डिटेल में इस पर बात होगी जब हम रीजनिंग की वीडियोस बनाएंगे ना। नॉन रीजनिंग के अंदर बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं रट्टे वाले। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रेन इन रेगुलेटिंग फीवर, तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है, उसे कैसे पता लगता है ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसके थ्रू, तो वो उसे सेंस करता रहता है। तो राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द लिवर, ये वही क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी आ चुका है। होम्योस्टैटिक लिख दें या नॉर्मल फंक्शंस लिख दें, आपकी मर्जी है। डिफाइन जॉइंट्स, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, खाली नेम लिखने हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, कॉर्टिकल जो है वो छोटे होते हैं, जक्स्टामेडुलरी बड़े होते हैं। तो चूँकि जक्स्टामेडुलरी जाते हैं मेडुला के अंदर, तो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। Now explain 3 types of neuron on the basis of function, sensory motor inter, difference between parasympathetic and sympathetic। एक जो है वो रिलैक्स कंडीशन में काम कर रहा होता है, एक जो है वो फाइट एंड फ्लाइट के अंदर। 4 ऑब्जेक्शंस एंड लेमार्क थ्योरी, ठीक है, बुक में लिखे हुए हैं। शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एक्सक्लूजन, अच्छा ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर है, ये मैं समझाऊंगा, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ये ना। डिफाइन रीजनरेशन एंड एजिंग, रीजनरेशन जो है ये लॉस पार्ट जो है उसे दोबारा से हासिल कर लेना होता है, दोबारा से फॉर्म कर लेना होता है। एजिंग जो है ये प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड इट्स रोल, ये भी उसके अंदर है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये 13 के अंदर, ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी, और जीन सीक्वेंसिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर, इतना मुश्किल नहीं है, ईजी सवाल जवाब है। अच्छा यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह का पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा।